तो आज के हम लोग सेगमेंट का आगाज़ करते हैं सर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, जो शेयर जो है ट्रेंड कर रहे हैं गूगल पे, या फिर कुछ एक उसमें टिप्पणियां हमारे दर्शकों की भी हो सकती हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे होंगे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इन दोनों ट्रेंड को मिला करके आज जो है कुछ एक सवालों के उत्तर लेते हैं और शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। और पहला शेयर जिस पर कि आज मुझे नहीं पता कुछ खबर है या क्या है जिसकी वजह से ट्रेंड में है, वो है यस बैंक। 22 रुपये पे आ गया सर। प्रदीप जी की राय काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बीते एक महीने में सर 9-10% का रिटर्न दिया है और 22 के आसपास आ गया है। ये बिजनेस अपडेट आई है। लोन और एडवांसेस में 6.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, और Q-on-Q की बढ़ोतरी रही है। यहाँ पर कासा रेशियो जो है 33.8 रहा है। बहुत सारे Q2 अपडेट्स बिजनेस के आए हैं आज, और जो है उसके चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछली तिमाही में 32.8% रहा था, जबकि पिछले साल के 32% से ये बेहतर रहा है। प्रदीप जी से यस बैंक पे बात करें, लेकिन उससे पहले शायद उनके पास कोई कॉल आई है। जी प्रदीप जी। एक ब्रेकआउट आया सर। कंपनी का नाम बताने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं होल्ड नहीं करता और हमारे कंपनी किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट, मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, कोई भी तरह का पार्टनरशिप में कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये कॉल हमने बहुत बार पहले भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डिस्कशन किया था। अभी ये रिकवरी होने के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है। सो नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। कंपनी का नाम है जेएम फिनंशियल लिमिटेड। जेएम फिनंशियल को करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक ब्रेकआउट आया बहुत ही तगड़ा वाला, इसमें 170 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अभी बहुत टाइम बाद फिर से एक मोमेंटम में आ रहा है। मुझे लगता है कि जेएम फिनंशियल को करेंट जोन से बाय करना चाहिए। अभी 173 के आसपास चल रहा है। इसका टारगेट होगा 178 एंड 182, 178 एंड 182, 83 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आप 163 के आसपास मेंटेन कीजिए, एंड 183, 185 मोटा मोटा सेकंड टारगेट 185 जाने के लिए रेडी हो रहा है। शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 1 से 2 दिन, 3 दिन का मैक्सिमम कॉल है। मैक्सिमम आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ सकता है। 178 फर्स्ट टारगेट, 185 सेकंड टारगेट। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 163 के अराउंड। जेएम फिनंशियल को करेंट जोन से बाय करने का सलाह है। चलिए ठीक, यहाँ पर तो नजर रखिए 173 पे चल रहा है, 178 पहला, 185 दूसरा टारगेट पे फोकस रखते हुए जो है देखिए 174 हो गया है। तो अभी यहाँ पर 10 रुपए के 11 रुपए की गुंजाइश और देखने को मिल सकती है। 3.5% के आसपास की मजबूती। यहाँ से 8-9 रुपए नीचे आपको एक स्टॉप लॉस की सलाह दी जा रही है। 163 का रखिए स्टॉप लॉस, 178, 185 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर रखिए जेएम फाइनेंशियल, आज की पहली कॉल जिसमें कि हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4.25% ऊपर, अब 175 का लेवल, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो सेकंड टारगेट है उससे करीब 10 रुपए का अपसाइड बाकी है। तो नज़रें हमारी बनी हुई हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ा और ज़्यादा तेज़ी या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में हमारे एक्सपर्ट कोई बदलाव करेंगे, हम तुरंत आपके पास आएंगे। अभी के लिए ये स्क्रीन पर आपके है 4.5% ऊपर, 176 का लेवल, शानदार मोमेंटम बनता हुआ। 178 का पहला टारगेट, 185 का दूसरा टारगेट। सर ये 178 तो देखिए अब जा करके हो सकता है लोगों के हाथ लगा हो, तो अभी क्या 185 को ही फाइनल टारगेट माने या 178 पे कुछ? ऑब्वियसली विपुल जी, देखिए मेरा हमेशा सलाह रहता है फर्स्ट टारगेट में बुक कीजिए, लेकिन सेकंड टारगेट भी ऑन द वे है। बहुत तेजी के साथ ये ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि 185 ऑन द वे, कमिंग सून, बहुत जल्दी आपको ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। 185 ठीक ठीक। चलिए 176.42, 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। नजरें यहाँ पर बना करके चलिए। मेरा सवाल आपसे यस बैंक को लेकर के था। हाँ, येस बैंक आपने बताया था। यहाँ पे बिजनेस अपडेट आई है, अच्छा मोमेंटम है, एक महीने में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। देखिए बेसिकली येस बैंक बहुत टाइम से ही मैं अभी वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे 200-300 के ऊपर ट्रेड करता था। और आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि राणा कपूर जी थे उस टाइम का प्रोमोटर। उस टाइम पे उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं नहीं बेचूंगा और मेरा नेक्स्ट 3 जो जनरेशन है वो भी आके नहीं बेचेंगे। लास्ट में क्या हुआ, गिरते गिरते स्टॉक नीचे हो गया। सो अभी धीरे धीरे एक मोमेंटम आ रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट 4-5 साल में 25-26 के ऊपर ठीक से क्लोज नहीं हुआ। तो मैं एक बार 25 के ऊपर क्लोजिंग होने के लिए अभी भी इंतजार करूंगा, और यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा अभी भी। लेकिन जिनके पास होल्डिंग है
थोड़ा अभी एक इसमें लास्ट 2-3 हफ्ते से एक मोमेंटम आया है, 20 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन मैं फ्रेश बाई करने का मैं कंफर्ट नहीं हूँ स्टॉक के साथ, तो इसीलिए एक बार मैं वेट करना पसंद करूंगा। 25 के ऊपर अगर आता है तो एक बार हम रिव्यू करेंगे ठीक। इसको। अमित सर, आपका आपका कोई व्यू है यस बैंक को लेकर के? मैनेजमेंट बदल गई। सर यस बैंक 23-24 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 23-24 आता है और नीचे के लेवल में अगर किसी ने लिया हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली 21 और 20 के बीच में चल रहा था, तो उसको एक बार वहां पर मुनाफा ले लेना चाहिए इन्हें। तो भी अगर 23-24 रुपए भी हो जाता है तो सर 10-12% का रिटर्न होता है, विच इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। चलिए ठीक, अगली कंपनी के लिए जो है बातचीत करें उससे पहले जरा कुछ प्रदीप जी कहना चाह रहे हैं आप? सर और एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है, स्टॉक मार्केट पे डील करता है। नाम बताने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक में हमने बहुत बार एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे कंपनी के पास कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। अगर आप हमारे एडवाइस से बाई कर रहे हो तो काइंडली आप एक बार खुद से भी जांच कीजिए, एंड आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी सलाह लीजिए। कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन लिमिटेड अभी 2264-2260 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस बनने के बाद ऊपर जाने के लिए एंजल वन रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत टाइम से ही एंजल वन में एक जो है नीचे आ रहा था, गिरावट हो रहे थे। सो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस अभी मुझे दिखाई दे रहा है, वो है 2340 मुझे लगता है ऑन द वे। तो करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा 2340 ऑन द वे। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस होगा आपका 2215 के आसपास, 2215, 2215 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड करंट जोन से बाय करके जाइए। 2340 आपका टारगेट आना चाहिए। चलिए, 2215 का स्टॉप लॉस, 2340 जो है वो लक्ष्य यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ से करीब 70-80 रुपये ऊपर के लक्ष्य एंजल वन पे निकल करके आते हुए 3.25% ऊपर। आज कैपिटल मार्केट को टारगेट पे ले रखा है क्या आपने? मतलब पहले जेएम फाइनेंशियल, फिर एंजल वन, जो अच्छा मोमेंटम भी है, खैर सब में जो है बीच में अच्छी पिटाई के बाद जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.25% के आसपास की मजबूती, 2260 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे 2340 पहला टारगेट, एक ही टारगेट है, 2215 का यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। कोई मोमेंटम होता है, कोई घटनाक्रम होता है तो तुरंत आपको अपडेट करेंगे। अभी 3% के आसपास की तेजी। जेएम फाइनेंशियल 170 का हाई लगा करके अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो है इसके दोनों मतलब 185 का टारगेट खुला हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी प्रदीप जी से अपडेट लेंगे आगे कि क्या करना चाहिए। चलिए अमित सर, आपके पास कुछ आ रहा है जी? सर पूना वाला अभी चल रहा है 554 के आसपास। 3 to 6 मंथ्स के होल्डिंग ओरिजिन के साथ इसको बाय किया जा सकता है 800 रुपए के टारगेट के लिए। 490 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ से खैर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है। यानी यहाँ से अगर 800 रुपए भी भाग जाता है तो आराम से 20 से 25% का गेन मिनिमम साइड में हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट क्या बताया आपने? 800 रुपए, 800 रुपए, और स्टॉप लॉस 490। और ये कितने दिन के लिए बताया सर आपने? 3 से 6 महीने, 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प पे खरीदारी करने की सलाह है। तो इंट्राडे ट्रेड, इंट्रा वीक ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और ये इन्वेस्टमेंट कॉल 4-5-6 महीने के लिए, हर तरह के जो है आइडियाज़ आपको इस मंच पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 2-4-5 महीने का नज़रिया है तो पूना वाला फिनकॉर्प पे जो है आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। पूना वाला फिनकॉर्प लेकर के आ जाइए, और यहाँ पर 490 के स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए, तो ये एक पूना वाला फिनकॉर्प के बाद जो है जेएम फाइनेंशियल पे आपको 178 तक के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और एक कंपनी जो और सजेस्ट की गई है वो है एंजल वन। जेएम फाइनेंशियल आप देख सकते हैं 178-185 के टारगेट के लिए अभी भी ये कॉल एक्टिव है, और एंजल वन अभी चल रहा है इंट्राडे हाई पर ही 2340 का टारगेट, 2262 का टारगेट। ये 1-2 दिन की कॉल है, वो 5-6 महीने की कॉल है। तो सारी एक साथ सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक आते हुए, ओह बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित जी की टिप्पणी अगले जो है शेयर पे लेते हैं। जो एक शेयर और जो सर आज ट्रेंड में है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। अमित सर ज़रा आप देखिए इसको, आज अच्छा मतलब जो है खबरों में बना हुआ है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आज भी आधे % ऊपर है, 10,000 का लेवल को है आज क्रॉस किया है इसने। ये प्राइस जो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा 10 मिनट पुराना है, लेकिन अभी फिलहाल 10,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आज 10,724 का हाई लगा है जी सर। 10,043 के आसपास का भाव चल रहा है सर। करंट मार्केट प्राइस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 9,300 रुपए तक।
अगर इनकेस वहां पर डिप मिले तो बाय करके जाना चाहिए। 9,300 के नीचे नहीं लग रहा है, लेकिन सिंस ये 10,700 600 के ऊपर का टॉप लगाकर प्रॉफिट बुकिंग जोन पर आ रहा है, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करे बाजार। लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी चाहिए। जब तक ये 8,900 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये सिर्फ बाय ऑन डिप का स्टॉक रहेगा, लेकिन मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा सर। एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये ट्रेडिंग कॉल बढ़िया बन सकते हैं इसमें, जो कि इसकी रेंज रहेगी ट्रेड कॉल की 10,350 से 9,300 के बीच में। यानी 9,300-500 के आसपास आए तो बाय करिए, 10,300 के आसपास जाए तो सेल करिए। और 10,300 के आसपास सेल करते हैं तो 400-500 रुपए का फॉल मिलता है, तो वहां पर बाय करना है। तो अभी ये ट्रेडिंग स्टॉक की तरह काम करेगा। चलिए ठीक, ये है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के राय। और इस बीच अगली कंपनी पर चलें उससे पहले राधा जी की टिप्पणी आई। कह रहे हैं विपुल जी क्या ज़बरदस्त तरीके से कार्यक्रम का आगाज़ करते हो। थैंक यू राधा जी। कह रहे हैं आप अति उत्तम एंकर हो। प्रदीप जी के कॉल और कविता और उनका खेला वाला डायलॉग अति उत्तम। ये अमित जी आपने खेला वाला डायलॉग सुना है इनका? ये मतलब जो है बड़ा हिट हो गया सर। ये महाभारत से इन्होंने शकुनी का डायलॉग है। और जरा प्रदीप जी एक बार जरा चूंकि तारीफ हुई है सर एक बार। नहीं सर, अभी नहीं अभी नहीं, टाइमिंग होता है। ओह ये देख रहे हैं सर, मतलब जो है ये इनका जो है ना, ये हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, अब क्या ही बोला जाए। इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा अभी। चलिए आगे जो है अगली कंपनी ढूंढते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। इसमें कॉल भी थी शायद आपके, एक समय हिट भी हुआ था टारगेट। नेटवेब पे क्या करना चाहिए प्रदीप जी, आप देखिए जरा। आज गूगल के ट्रेंड में शामिल, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में। इसमें अभी के लिए जो है हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4325 का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? सर इसमें कॉल भी था, ऑल टारगेट अचीव भी हुआ था। फिर से हमने डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्लाइंटों को कॉल भी दिया है लेकिन नीचे नहीं आया है। तो इतना जो तेजी के साथ ऊपर अभी भाग चुका है, करेंट जोन से मैं बोलूँगा अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, मिड टर्म व्यू है, तो एक बार प्रॉफिट बुक डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि इतना तेजी से ऊपर आया है, जब गिरेगा तो मुझे लगता है कि एक बार 3,600 3,700 तो आना चाहिए मिनिमम। तो एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई सर अभी नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म में ऊपर आ चुका है। तो मैं एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करेक्शन होता है देन एक बार फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे निकल के आई है। और इन सबके बीच में अमित सर के पास चलें अगले कॉल को लेकर के। लेकिन अमित जी वो आपकी टाटा मोटर्स की कॉल तो ज़बरदस्त रही, मतलब जो है ना वो 700 के आसपास आपने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद आपने कहा था 716 अगर क्रॉस करेगा, फिर 730-35 का भी लेवल टेस्ट हुआ। हालांकि बड़ा शानदार कॉल रही ये। मतलब जो है ये ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक के बाद एक आइडियाज़ ऐसे देते हैं, जिसका यही कारण है कि मतलब लोगों का जो भरोसा है वो लगातार बोनस के प्रति दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रदीप जी कॉल दे रहे हैं, जिस तरीके से आप कॉल दे रहे हैं, रचित जी हैं, सब लोग अपने जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली कंपनी सर जिस पर कि आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रेंड में है वो है कोटक बैंक। ये यहाँ पर भी सर बिजनेस अपडेट आया है। बैंकिंग शेयरों में आज काफ़ी हलचल भी देखने को मिल रही है। कोटक बैंक में कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? आज इंट्राडे लेवल पे इसने 2138 2139 का हाई लगाने के बाद अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक महीने में जिस तरीके से 8-8.5% चला है, अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कोटक महिंद्रा पे सर 2115 2116 के आसपास? सर कोटक बैंक अभी 2113 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर इसको लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से देखें तो मुझे पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं बाजार में। 2700 से 2800 का लेवल दिख सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। लोअर लेवल में अगर 2060 और 2040 के बीच में अगर बाजार मिलता है तो वो एक बेस्ट एंट्री होगा। यानी बाजार को हम निगोशिएट कर चुके होंगे 2060 या आई मीन करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मुझे ऐसा लगता है सर ये जहां पर अभी चल रहा है 2013 के आसपास, आज इसकी क्लोजिंग यहीं पे आएगी। यहाँ पर आती है तो फिर बाजार एक दो दिन का वेट करके ठहराव लेकर फिर से बाजार भागना स्टार्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से 2600-2700 रुपये आराम से देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार में करेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि बहुत मैसिव नहीं लगती, 2040-2030 तक दिखती है। ये है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। और प्रदीप जी अगली कंपनी जिस पे कि आज हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है डी मार्ट का शेयर। डी मार्ट पे हालांकि आज जो है बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट नहीं थे इसके।
एवेन्यू सुपरमार्ट के, और ये वही दिख रहा है शेयर प्राइस पे भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 2.25% के आसपास की गिरावट। बिजनेस अपडेट अच्छे नहीं रहे सर जो Q2 को लेकर के थे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? Q2 FY26 स्टैंडर्ड लोन रेवेन्यू जो है वो जो है पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ा है, पर उम्मीद से ख़राब रहा है। ये अपडेट यहाँ पर अब आती हुई दिखाई दे रही है एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर के। FY24 में 12,307 करोड़ रुपए था, FY23 में करीब 10,384 करोड़ रुपए के आसपास रही है। सर क्या कुछ राय रहेगी आपकी? 2.25% नीचे इस समय डीमार्ट का शेयर। देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये थोड़ा नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि और डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार 3,950 3,900 तक तो मुझे लगता है कि ये करेक्शंस कंटिन्यू होना चाहिए, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3,930 के आसपास। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को फ्रेश बाय करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, आप चाहो तो एक बार आपका जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करके आप ऑलमोस्ट 3,650 के आसपास मेंटेन कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी भी नहीं करने का सलाह होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन जोन पे है। इनफैक्ट अभी भी हम देखेंगे तो 100 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, एंड इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का भी सपोर्ट है ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास। तो यहाँ से भी फ्रेश 300 से 400 पॉइंट तो फ्रेश मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन आना है, तो इसीलिए एक बार फ्रेश बाई इस करेंट जोन से नहीं करना है जी। ठीक है सर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, इस बीच अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि संख्या घटती बढ़ती रहती है इतनी तेज़ी से, तो आप लोग ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखिए। जितना हो सके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के उसे शेयर कीजिए लिंक को, चाहे फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पर इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। चलिए अगली कंपनी के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। और ये सर अगली कंपनी जिस पे कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो हम कल्याण ज्वेलर्स। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स पे सर ज़रा अमित सर आपकी राय जानना चाहेंगे। बीते कुछ दिनों में काफ़ी क्वेरीज भी दर्शकों की तरफ से भी रही है। आज चूँकि बिजनेस अपडेट इन्होंने जारी किया है, तो ये फिर से ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1% के आसपास की गिरावट है। क्या टिप्पणी रहेगी सर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के? अभी 487 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया लग रहा है ये। अगर और थोड़ा सा स्ट्रेच दो बाजार 476 के आसपास मिले तो वहां पर बिल्कुल वैल्यू इन्वेस्टिंग दिखती है। ओवरऑल जब तक ये 453 के नीचे ट्रेड कराना स्टार्ट नहीं कराता तब तक निगेटिव बायस इसके नहीं दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है सर 475 के आसपास, 473 475 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। जिस दिन भी ये 463 काट देगा उस दिन बाजार में एक पॉजिटिव मूवमेंट ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। और सर एक बार बुल मार्केट चालू हो गया तो सारे गधे भी घोड़े बन जाएंगे। ये खैर ये तो गधा नहीं है, ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, लेकिन हमें इसका मोमेंटम अभी 560 570 तक का पोटेंशियल इमीडिएटली 2 से 3 महीने में दिखता है। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी जो है, ये सर आपने कॉल दी थी इस पर शायद, KIOCL प्रदीप सर, ये जो है कॉल दिया था लास्ट दिन ही। हाँ, ये काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, आज के गूगल ट्रेंड में भी है। क्या करें सर इतनी तेज़ी में? अभी भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? 8-9% ऊपर 576 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमने बताया था उस दिन का तो चला नॉन स्टॉप 8-10%, और अब आज चल रहा है फिर से 10%, तो हो गया तो 20% मैंने कॉल देने के बाद चला। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड सर अभी भी पॉजिटिव है, लग रहा है कि एक बार 615 620 जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस मार्केट में, और फ्रेश बाय सर अभी नहीं करना चाहिए। और एक सर याद आ गया मुझे, लास्ट दिन मैंने रिवाइज करके गया था और आपको बोल भी गया था, ऐसा पैटर्न मुझे अच्छा लगता है और आपको नहीं एक्चुअल में स्टॉप लॉस कटना है। स्टॉक का नाम है V2 रिटेल। देखिए V2 रिटेल आज डे हाई पे है, ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि V2 रिटेल में तो टारगेट आया है, और भी मुझे लगता है कि हायर प्राइस पॉसिबल है। ऑलमोस्ट 2385 एंड 2395 इसके ऊपर जाने के लिए V2 रिटेल भी रेडी हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए सेफ, अदरवाइज आप बने भी रह सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 2385 जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैंने जो टारगेट दिया था 2350 एंड उसके बाद मैंने रिवाइज करके किया था 2385। तो फर्स्ट टारगेट तो अचीव है और सेकंड टारगेट भी ऑन द वे। ठीक है, यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट ही आई है V2 रिटेल को लेकर के, और ये मोमेंटम जो है अभी बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं स्टॉक ऑफ द वीक कौन सा हो सकता है? अरे गुरुदेव, मतलब
सब चीज़ आँख बंद करके सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। कह रहे हैं कि MS साहब कोई है, प्रदीप जी की शादी की आई खबर, मित्रों में मच गया है ज़बरदस्त असर, अब ना पार्टी ना देर रात की बात, अब तो शुरू हो गई है जी हाँ की सौगात। ये मतलब क्या करके मानेंगे प्रदीप जी, मतलब अलग लेवल पे जा रहा है मामला। अब तक लोग शेयर पूछा करते थे, अब शादी की तारीख पूछ रहे हैं, इनविटेशन कब मिलेगा ये पूछ रहे हैं, क्या मतलब कहा जाए। सर आप लोगों ने सर सब लोग मिलके एक ट्रेंड बना दिया। तो उफ। हमारे ग्रुप है रिसर्च एनालिस्ट ग्रुप, वहाँ पे अमित सर भी है, तो वहाँ पे भी वही डिस्कशन, अलग ग्रुप में भी वही डिस्कशन, अभी देखो मीडिया में भी वही डिस्कशन। तो सर लगता है कर लेना चाहिए बहुत जल्दी ये तो सर। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपका मामला कहीं पर जो है ना फाइनल हो चुका है, और इधर जो आप रात रात भर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं ना, ये जो है फलीभूत जल्दी होने वाला है मामला। बाकी अमित जी हैं वो आपको सलाह देते रहेंगे व्यक्तिगत, तो उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते सर हैं हम। प्रदीप जी सर चाह रहे हैं ट्रेडर कम्युनिटी से ही कोई रहे। ओहो सर, इसके लिए तो आप ही अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी जानकारी में भी हो, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो है आपके पास जानकारी ऐसी है जो आप नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है, अमित सर सावधान, पोल मत खोल देना इधर आके। ये तो क्लियर हो गया भैया कि मतलब जो है एक और एनालिस्ट बोनस को मिलने वाला है, तो ये बढ़िया है। तो अच्छी बात है, दोनों लोगों के साथ हमारा क्या है भाई, हम तो कार्यक्रम करते रहेंगे अपना। नहीं प्रदीप सर ये बढ़िया है ना। एक एनालिस्ट की तबीयत खराब, मान लीजिए आपका गला खराब है, तो दूसरा एनालिस्ट के साथ हम लोग शो करेंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। वाह वाह, बहुत शानदार सर। लेकिन प्रदीप सर आपकी सर एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, और मुझे लगता है कि ये डिस्कशन खत्म करने का एक ही रास्ता है, वाह, ब्रेकआउट स्टॉक ब्रेकआउट, बताना। हाँ। लेकिन कंपनी बताने से पहले डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। आप जब भी निवेश करो, आप क्वांटिटी आपके हिसाब से फर्स्ट मैनेज कीजिए, देखिए आप कितना रिस्क कितना आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। एंड कंपनी में हमने पहले कभी कॉल भी नहीं दिया, हमारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। तो कंपनी का नाम मैं बताने जा रहा हूं, कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, AVALON टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1094 1093 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। इसमें पहला टारगेट होगा 1120 1120 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1150 1150 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करंट जोन से बाय कीजिए और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार 1072 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 4 से 5 दिन का ट्रेड रहेगा। 1150 सेकंड टारगेट है, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा जी। सर थोड़ा छोटा टारगेट नहीं लग रहा है 1120 का? 1100 के आसपास चल ही रहा है, 1000 का शेयर थोड़ा। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। चलिए इसका ठीक दो है, एक ठीक दिन के ठीक लिए। ठीक, वो आपकी मर्जी है सर। मतलब मेरा तो भाई दर्शकों की तरफ से हम वकील हैं, तो अपनी डिमांड तो रख ही सकते हैं। 1091 1092 के आसपास चल रहा है। 1072 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1120 पहला, 1150 दूसरा, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो करीब 30 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट, और करीब 60 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट। यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो दिया गया है 30 रुपये ऊपर, दूसरा टारगेट दिया गया है 60 रुपये ऊपर। नज़र रखिए एवलॉन टेक्नोलॉजी आज की 1 2 3 4 चौथी कॉल है ये। एक कॉल जो है आपको 4 से 5 महीने की रखी गई है, और बाकी 3 की कॉल जो है वो 2-3 दिन की जो है प्रदीप जी की जैसी रहती है वो रखी गई है। तो यहाँ पर नज़र रखिए। 1093 का लेवल, 1120 1150 के टारगेट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर बातचीत करते हैं। और अमित सर जरा देखिए, आप BSE पे आपने बताया था, एक बार फिर से बताइए सर करंट लेवल, क्योंकि ये हम अलग से ये हमारा सेगमेंट जाएगा। अब 5.5% की तेज़ी 2200 के आसपास पहुंच गया है। क्या सलाह रहेगी वो लोगों के लिए जो लोग 2300-2400 पे रखे हुए हैं और लगातार हमारे पास सवाल कर रहे हैं? दूसरा, फ्रेश बाई के लिए क्या एक लेवल सही है या नीचे आने का वेट करें? सर विपुल जी, फ्रेश बाय के लिए 2140 के आसपास, 2140 से 2150 के आसपास का लेवल अच्छा है। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग 2160 के ऊपर की हो जाती है तो वो भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऊपर अगर आज की क्लोजिंग 2220 के ऊपर की होती है तो कल ओपन मार्केट हमें 2245 और प्रोबेबली आने वाले टाइम पर 2315 तक का भाव देखने को मिल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 2215 के ऊपर की क्लोजिंग पॉजिटिव मूवमेंट को और ट्रिगर करेगी, यानी BTST कॉल बनेगा वहां से। तो 2250 और 2315 तक के टारगेट के लिए एंट्री लेवल, अगर आज करेक्टिव यानी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आता है बाजार
और बाय 2140 2150 की रेंज पे मिले तो वहां पर बाय करना चाहिए। अगर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी 2170 के आसपास ऐड करना है, यानी ओवरऑल समर थोड़ा इजी वे में कर देते हैं, 2175 से 2145 के बीच में फॉलिंग मार्केट को कैपिटलाइज करना है। आने वाले टाइम पर 2315 तक के भाव आराम से देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। राधे कृष्णा जी कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग विपुल सर जी और अमित सर जी और मेरे फेवरेट प्रदीप सर जी को हैप्पी शरद पूर्णिमा। आप सभी को भी शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों का। चलिए इस बीच चलते हैं अगले कंपनी जिस पर आगे भी हम बात करेंगे और वो है BEL। BEL हालांकि उस तरीके से आज ट्रेंड में नहीं है, लेकिन लोगों की क्वेरीज ने मतलब ये मजबूर किया है कि इसको भी इसमें हम डिस्कस करें। सर काफ़ी क्वेरीज आई हैं, प्रदीप सर आप देखो ज़रा क्या करना चाहिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई, हालांकि आज 414 का हाई लगा गया है सर। वो लोग भी हैं जिन्होंने 430 के आसपास भी रखा हुआ है, और वो लोग भी हैं जिन्होंने 400 के नीचे भी बाय किया हुआ होगा। तो उनको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और क्या ये प्रॉफिट बुकिंग पे प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर क्या सलाह रहेगी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, एटलीस्ट व्यू होना चाहिए तो 6 से 8 महीना। आप देखेंगे 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन व्यू रख के पर्टिकुलर स्टॉक से आप मुनाफा ज़्यादा नहीं कर सकते हो। BEL एक थीम है डिफेंस में, मुझे लगता है कि BEL एक ऐसा काउंटर है, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। और जो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमने क्लाइंटों को भी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस बहुत पहले कॉल दिया है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कंपनी के पास कुछ भी लोन नहीं है। 23.8% CAGR के साथ प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। डिविडेंड भी बढ़िया दिया था, ऑलमोस्ट 40% के आसपास। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का तो मार्केट कैप है। 54 का पी प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है, अभी इंडस्ट्री का चल रहा है 71। अभी भी ऐसा माना जाता है फंडामेंटली स्टॉक अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि एक बार आपको 400 के नीचे भी मिले, लेकिन 380 से लेके 395 विल बी द बेस्ट वैल्यू जोन BEL के लिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए इसका ऑलमोस्ट 440, एंड उसके ऊपर मेरा 550 का टारगेट है। एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का व्यू रखिए, BEL को आप कैरी करके जाइए। वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर है। हमने सर आपके प्लेटफॉर्म में आई थिंक 270 से स्टार्ट किया था बात करना, देखते देखते 400 हो गया। मुझे लगता है कि 550 ऑन द वे है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक। और सर सबसे महत्वपूर्ण शेयर जो है, हमने बात अभी तक की नहीं, मिस हो गया। हालांकि आप लोगों के, मुझे अमित जी का नहीं पता, प्रदीप जी की राय तो पता है। वोडाफोन आइडिया सर लगातार खबरों में बना हुआ है, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, प्रेशर में देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया था फ्राइडे के सेशन में। अब लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, और 858 का लेवल है। आपको बता दें कि AGR बकाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक समय था जब ओपनिंग सेशन में 4% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अगर हम इस खबर के बाद जो है इसके ज़रा चार्ट जो है दिखा दीजिएगा, अदरवाइज जो ना काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आ रही है यहाँ पर। तेजस मेहता को कंपनी का नया CFO नियुक्त किया गया है। बिजनेस डेवलपमेंट में भी यहाँ पर कुछ एक डेवलपमेंट हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है कि नए CFO का अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर। सर क्या टिप्पणी रहेगी? काफ़ी लोग जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं रहती हैं, ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं, लेकिन रिटेलर्स के पास बड़ी पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई है। हर 50 पैसे के मोमेंट पे हम देखते हैं लोग बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। ये आज का जो है 8 रुपये 35 पैसे का हाई लो लगा है आज, और वहाँ से अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अमित सर आपका व्यू क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर? सर एक्चुअली ये जो बड़े सस्ते सस्ते शेयर दिखते हैं ना, जैसे 8 रुपये 63 पैसे का भाव है, तो पहले ही मैं इसको अपने प्रोफाइल में निगेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि यूजुअली इसमें रिटेलर इतने ज़्यादा, क्या होता है सर, जब मार्केट में जो नए लोग आते हैं, अगर उनको अपन कहते हैं कि 1000 रुपये का ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, तो उन लोग अगर उनकी कैपेसिटी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने की है तो उनको 10 शेयर अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर ये 10 रुपये का शेयर रहेगा और उनके पास 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी आ जाती है, तो उनको ऐसा लगता है मैं अब इन्वेस्टेड हूँ स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह से रिटेलर इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और यूजुअली जब मेरा ये मानना है कि अगर बाजार एक बोट है, उस बोट में 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, वहाँ 100 लोग बैठ जाएंगे तो वो बोट का डूबना तय होता है। तो जब इस तरह की धारणा बन जाती किसी स्टॉक में, और वोडाफोन आइडिया अभी से नहीं पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू न्यूज़ में बना हुआ है, इसमें रिटेलर भर भर के, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत निग्लिजिबल है, और बड़े लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो रिटेलर के साथ फंस जाएं।
तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये अगर कोई बेहतरीन स्टॉक मार्केट में रैली चलती, जैसे हमने बात किया कि ऐसे टाइम पर जब बाजार में बुल रन स्टार्ट होता है तो गधे भी घोड़े घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं, उस केस में 12-13 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह का कोई मोमेंटम ट्रिगर नहीं हुआ तो ये 7 रुपए और 9.5 रुपए की रेंज पे ही घूमता हुआ नजर आएगा, यानी कि लोअर लेवल पे लेते हो प्रॉफिट दिखता है। यानी अब खैर इसमें तो सर अगर 2 रुपए बढ़ जाता है तो भी 20% का मुनाफा होता है, तो आप प्रॉफिट कैपिटलाइज करते रहो मोमेंटम को, प्रॉफिट बीच बीच में बुक करते रहो। यानी ये ये सलाह है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि 8 रुपए का 50 रुपए हो जाएगा, मेरी मौज हो जाएगी, मैं बिल्डिंग बना लूंगा, मैं बंगलो बना लूंगा। इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में। ठीक है, जहाँ जहाँ मौका मिले तो अपने हिसाब से जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और इसलिए इस पर डिस्कशन करना आवश्यक ही हो जाता है बड़ी संख्या में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लोग टिकट साइज छोटा होता है तो रिटेलर्स के पास बड़ी संख्या में ये शेयर अवेलेबल है, बड़ी संख्या में लोगों के सवाल रहते हैं। और आज तो खैर चूँकि खबर भी है तो ट्रेंड में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए इस पे बातचीत हो गई। सर जियो लगातार जो है ट्रेंड में बना हुआ है। और इसके बाद से अमित सर आप जरा बजाज फाइनेंस निकाल लीजिएगा। बजाज फाइनेंस आज के लिए ट्रेंड में है काफ़ी। पहले प्रदीप सर, आप सर बोल बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन वही है कि म्यूट हुए हैं। सर जियो फाइनेंशियल सर्विस देखिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, अभी 303 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन जितना होना था 290 तक ऑलरेडी हो चुका है, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका जो नेक्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ 340 क्रॉस करने के बाद एक बार ये ऑलमोस्ट 400 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा खासा वैल्यूशन में है, तो बाई ऑन डीप करके जाना चाहिए। अगर कभी भी ये फिर से आपको 290 285 मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी होगा। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह है। और अभी 300 के आसपास ना खरीदे, 303 के आसपास अभी भी बाय करके जाइए, लेकिन थोड़ा और बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर आप 300 के नीचे आपको मिलता है 290 285, अच्छा खासा एक वैल्यू जोन रहेगा। चलिए ठीक है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो और अच्छा है। तो जब भी थोड़ी सी करेक्शन आए तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं इनके पास है, उनको होल्ड करने की सलाह। चलिए बजाज फाइनेंस पे जानते हैं अमित सर की राय। अमित सर क्या टिप्पणी रहेगी? सर 3 बातें करूंगा। एक तो बजाज फाइनेंस में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, मेरी फैमिली भी इन्वेस्टेड है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। बजाज सर देखिए, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बढ़िया रैली देख रहा हूँ, तो इसी के साथ मैं भविष्यवाणी भी कर देता हूँ ताकि यहाँ से वो अरे दूसरी भविष्यवाणी तो रह गई। हाँ सॉरी। हाँ जी सर बताइए दूसरी भविष्य। बैंक निफ्टी अभी 56,189 फ्यूचर चल रहा है अक्टूबर वायदे का, और स्पॉट चल रहा है 55,976। 54,700 के नीचे और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बफर ले लेते हैं, 54,200 के नीचे अगर नहीं जाता है बाजार तो आने वाले टाइम पर सर हम इसको 3 से 6 महीने में 58,960 और 62,870 तक का भाव बैंक निफ्टी का देखने को मिल सकता है। तो ये इन्हें बहुत लंबा टारगेट है। अगर यहाँ से कोई लंबे कॉल ऑप्शन पे भी पोजीशन बनाना चाहता है या फिर शॉर्ट करने की सोच रहा है तो शॉर्ट करने से रुक जाना है, क्योंकि बचत भी मुनाफा, खर्चे तो लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक आध डाउनफॉल को एंजॉय नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रही बात सर, तो ये भविष्यवाणी क्लियर है ना सर? कहीं कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। इन्हें 58,960 और 62,870 तक के आसानी से हम भाव देख सकते हैं बैंक निफ्टी के, जब तक 54,200 के नीचे नहीं जा रही है। 3 से 6 महीने का अवधि है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। अभी करंट मार्केट प्राइस 55,960 का चल रहा है। तारीख है 6/10/2025, सॉरी 6/10/2025 की डेट है। 10:52 का टाइम है सुबह का। वाह। अब आ जाते हैं सर बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस अभी सर 1026 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे 968 का मंदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम पर 1350 तक के पोटेंशियल टारगेट दिख सकते हैं। 1350 तक के टारगेट। हाँ, बाय ऑन डिप की रणनीति रखना है। 944 980 तक की रेंज पे आप बाय कर सकते हैं। 968 का मंदा कम लगता है। चलिए अच्छा सर, ये हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई थी, वो ये कह रहे थे सर किसी स्टॉक पर भी कोई भविष्यवाणी है क्या, मतलब जो ऐसा लग रहा हो कि मतलब कि जी सर SBI बैंक 1100 रुपये प्लस दिखता है मुझे। अभी चल रहा है SBI बैंक 868 का भाव। 800 का मंदा नहीं लगता यहाँ। नहीं, यहाँ से करीब करीब आप पकड़ के चलिए 7 से 8% मैक्सिमम डाउनफॉल। हालांकि और थोड़ा सा अगर यहाँ से 900 पार कर जाता है तो 830 840 का भी मंदा होता हुआ कम दिखेगा, लेकिन आने वाले टाइम पर 1100 रुपए की रेट दिख सकते हैं। दूसरा सर HDFC बैंक
अगर एचडीएफसी बैंक चलता है तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर को ऊपर लेके निकल जाएगा। एचडीएफसी बैंक मुझे 1060 और 1130 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट दिख रहे हैं थोड़े लंबे ओरिजिन के साथ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो। सर ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आज इन्वेस्टिंग नहीं किया तो जो लोग गोल्ड सिल्वर में रैली मिस करके पछता रहे हैं, वो आज से 2 महीने बाद इसी शो के इसी क्लिप को देखकर बोलेंगे कि यार मुझे एक्शन लेना चाहिए था जब बोला गया था। तो ये जो आपका सर ये जो कॉन्फिडेंस है ना बोलने का, वो तो मतलब लोगों को मतलब वाकई में बड़ा। सर आपको तो और एक चीज पता नहीं है, जब अमित जी बोलते हैं ना तो उनसे थोड़ा वो डेट टाइम भी मांग लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा, आज तो मंडे है, अभी 11 बज चुके हैं, ग्रह नक्षत्र भी देखते हैं, मतलब अच्छा। वो टाइम थोड़ा पूछ लेना अमित जी से आप, ठीक है? अरे यार ये आप लोग मतलब ये क्या क्या नई नई जानकारी दे रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा भी क्या सर, मैं अपनी कुंडली लेकर के आऊँगा अमित जी के पास, है ना, वो मतलब दिखानी है मतलब कि मेरा मतलब अच्छा समय कब से शुरू हो रहा है। तो वो एक बार अमित सर के पास बैठना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो ये जो इसका सर कुछ टाइमिंग वाइमिंग है सर, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों अभी करंट लेवल पे खरीदें, कितने दिन के लिए है टारगेट ये? 3 से 6 महीना मैक्सिमम हमारे बजट, और 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके पहले हमें ये मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। एंड बैंक निफ्टी में सर क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट के बाद कंफर्मेशन आती है। 56,888 अगर ये क्रॉस कर गया तो ये 55,000 का 55,000 का पोटेंशियल डाउनसाइड भी छोड़ देगा। उसके बाद हम उसमें मोमेंटम ट्रेड होते हुए देखेंगे, और फिर क्या होगा, लोग डरेंगे एंटर करने के लिए मार्केट में कि यार मार्केट महंगा हो गया, थोड़ा करेक्शन आएगा तो मैं लूंगा। तो और वो वेटिंग पीरियड में निकल जाता है। फिर आदमी जब पूरे सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे, सब जगह यानी पॉजिटिविटी आती है, तब यानी सर मार्केट ये है। मार्केट में यहाँ पर सर बड़े लोग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पर छोटे लोगों के यानी जो रिटेल निवेशक होते हैं उनके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, और यहाँ पर वो एक्शन लेते हैं। यहाँ पर जब आ जाता है बाजार, तब सर बाजार यहाँ आना चालू कर देता है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है, और वो टाइम आज, यहाँ वाला आज है। बहुत बढ़िया सर, ये जो है ना, ये जो आपके समझाने का तरीका है बड़ा अच्छा है सर, पूरा कन्विंसिंग तरीके से सर बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से। सर कोरोना काल में सर पूरी दुनिया बंद थी, हमें नहीं पता था कि कौन से सेंटिमेंट्स पॉजिटिवली बाजार में ट्रिगर करेंगे। 7,513 का लो लगाया था निफ्टी ने। 8,084 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद सर सोशल मीडिया में मैं ऑलमोस्ट 6 साल से हूँ, कंटिन्यू बोलना चालू कर दिया था। मुझे नहीं पता किस वजह से बाजार बढ़ेंगे, लेकिन मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और पोटेंशियल टारगेट दिए थे सर 17,236 के। पूरी दुनिया बंद थी, मैं खुद कन्विंस नहीं था कि ये वाकई में हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा था वो एक्सप्रेस किया था, और बाजार 17,236 के पहले कहीं रुका नहीं था। तो ये सर ये मतलब ज्योतिष के आधार पे दिखता है या फिर चार्ट्स के आधार पे दिखता है? सर अभी मुझे बाजार में करीब करीब 20 से 21 साल हो चुके हैं। अब 20 से 21 साल के बेसिस पे इतना बाजार में हमने उतार चढ़ाव देखा, और हम तो कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी दर्शक अपने देख रहे हैं इस शो को, कमोडिटी मार्केट में काम करो या ना करो, जरूर देखो, जरूर उसको फॉलो करो, क्योंकि वहां पर रिएक्शन बहुत जल्दी मिलता है। और वहां का रिएक्शन को अगर आपने भाप लिया तो आप स्टॉक मार्केट में आपका कन्विक्शन बढ़ा देगा। आपने अपने डर के ऊपर काम कर लिया तो बाजार में प्रॉफिटेबल हमेशा रहोगे, क्योंकि इस बाजार में लॉस करते हैं लोग सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। मतलब काफ़ी अच्छी बातें सीखने को मिली। सर का टाइम हो गया, मैं तो चाहूँगा सर थोड़ी देर और रुकिए, अगर रुक सकते हैं तो। बाकी प्रदीप सर एक हाँ रुक सकते हैं सर? हाँ रुक सकता हूँ। चलिए ठीक है सर, फिर इसको कार्यक्रम के आखिर तक चलते हैं। जेबीएम ऑटो जरा एक प्रदीप जी देखिए, फिर पीएसयू की थीम हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। जरा जेबीएम ऑटो के साथ इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे। काफ़ी क्वेरीज हैं, ये आज के ट्रेंड में नहीं है, ये हमारे दर्शकों के ट्रेंड में शामिल है। जेबीएम ऑटो 678 के आसपास चल रहा है, काफ़ी लोगों ने 700 के ऊपर ख़रीदा हुआ है। ये ऑटो की थीम जब चल रही थी तो लोगों ने काफ़ी ऑटो एंसेलरी पे काफ़ी पोजीशन है लोगों की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर ऑलरेडी एक टॉप बना दिया है, टॉप बना के नीचे आ रहा है। सो मुझे लगता है कि अभी भी ये करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 650 640 तक ये नीचे आ सकता है, तो फ्रेश पोजीशन तो बनाना नहीं है किसी को। अगर किसी ऑलरेडी पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन, तो मैं बोलूँगा आप एक बार स्टॉप लॉस लगाइए। ऑलमोस्ट 620 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम, इस सेगमेंट को, माफ़ कीजिएगा सर, जाइएगा मत, पिछली बार आप चले गए थे, तो एक बार इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।